यस, वेलकम टू BBN लाइव क्लासेज। मैं ओम प्रकाश स्वामी, साइंस क्लास। पहले अपन एक सबसे महत्वपूर्ण जो 9th क्लास में और 10th क्लास में साइंस में काम में आता है पॉइंट, वो लेते हैं। पॉइंट है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण लेते हैं पॉइंट। नामकरण के अंदर, प्रकृति के अंदर बहुत सारे कार्बनिक यौगिक हैं, तो बहुत सारे कार्बनिक यौगिक हैं, तो इनका नाम जो होता है वो किस प्रकार से लिया जाए, कार्बनिक यौगिक की पहचान कैसे की जाए, इसके लिए मुख्य रूप से 3 पद्धतियां जो होती हैं वो काम में ली जाती हैं। पहली पद्धति है रूढ़ पद्धति या साधारण पद्धति, दूसरी पद्धति है व्युत्पन्न पद्धति और तीसरी पद्धति है IUPAC पद्धति। इस प्रकार से सबसे पहले अपन कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की रूढ़ पद्धति लेते हैं। सबसे पहले रूढ़ पद्धति या साधारण पद्धति जिसको कहते हैं वो अपन सबसे पहले लेते हैं। तो रूढ़ पद्धति के द्वारा कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। कोई भी कार्बनिक यौगिक जहां से प्राप्त किया जाता है, ये उसके प्राप्ति स्रोत या गुणों के आधार पर कार्बनिक यौगिक का नामकरण किया जाता है। अर्थात साधारण या रूढ़ पद्धति के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उसके प्राप्ति स्रोत या उसके गुणों के आधार पर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये कमरा है, ये कमरा नंबर 5 है। अगर यहाँ पर कोई कार्बनिक पदार्थ प्राप्त किया जाता है तो उसका नाम कमरा नंबर 5 हो गया। लेकिन एक ही कमरे में बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ खोजे जा सकते हैं, इसलिए ये समस्या आ गई। तो एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल जैसे CH4 है, CH4 मीथेन, इसको मार्स गैस कहते हैं। मार्स गैस, इसको मार्स गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका प्राप्ति स्रोत जो था वो दलदल था। दलदल जो भूमि होती है, उस दलदली भूमि से सबसे पहले इस गैस को प्राप्त किया था, इसलिए CH4 को मार्स गैस कहते हैं। इसी तरह से CH3OH जो होता है, मेथेनॉल को कास्ट स्प्रीट बोलते हैं। कास्ट स्प्रीट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लकड़ी के भंजन आसन से प्राप्त किया गया था। लकड़ी के भंजन आसन से इसको प्राप्त किया गया था, इसलिए इसका नाम कास्ट स्प्रीट है। इसी तरह से FCOOH, इसको फार्मिक अम्ल कहते हैं। फार्मिक अम्ल कहते हैं इसको क्योंकि ये फार्मिका से बना है। लैटिन भाषा में फार्मिका यानी कि लाल चींटी जो होती है उसको लैटिन भाषा में फार्मिका कहते हैं। फार्मिका से बना है, इसलिए HCOH का नाम फार्मिक अम्ल रखा गया। इसी तरह से CH3COO है, इसको एसिटिक अम्ल कहा जाता है। एसिटिक अम्ल कहा जाता है क्योंकि ये सिरके से प्राप्त हुआ था। सिरके को लैटिन भाषा में एसिटिक अम्ल कहा जाता है। इसलिए प्राप्ति स्रोत, उनका जो प्राप्ति स्रोत है, प्राप्ति स्रोत के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। जैसे CH4 को मार्स गैस कहते हैं क्योंकि ये दलदल भूमि से प्राप्त हुआ था। CH3OH मेथेनॉल को कास्ट स्प्रीट कहते हैं क्योंकि ये लकड़ी के भंजन आसन से प्राप्त हुआ था। HCOH फार्मिक अम्ल क्योंकि ये लाल चींटी से प्राप्त हुआ था। CH3COH सिरके से प्राप्त हुआ था, इसलिए इसका नाम एसिटिक अम्ल है। ये रूढ़ पद्धति के अंदर कहा गया प्राप्ति स्रोत के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया गया। इसके अलावा
ये कहा गया रूट पद्धति के अनुसार कि किसी कार्बन परमाणु की यदि लंबी श्रृंखला है तो उसके पहले पूर्व लग्न के रूप में एन लगा दिया जाता है। एन का मतलब होता है नॉर्मल। जैसे एग्जांपल के लिए ये CH3 CH2 CH2 CH3 ये कोई कार्बनिक पदार्थ है तो इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो ये ब्यूटेन हो गया, तो इसका नाम एन ब्यूटेन हो गया। इस तरह से सीधी लंबी श्रृंखला वाली कार्बन परमाणु से पहले एन लिखा जाता है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है CH3 CH2 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 और CH3 ये कोई कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला है। अब इसका नाम लिखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए तो इसका नाम हो गया एन हेक्सेन। एन हेक्सेन इसका नाम हो गया रूट पद्धति के अनुसार। इसके अलावा रूट पद्धति में और क्या बताया गया, यदि कोई भी कार्बन परमाणु की श्रृंखला के एक सिरे पर CH3 CH3 ऐसा यदि समूह जुड़ा हुआ होता है, किसी कार्बन परमाणु की श्रृंखला के एक सिरे पर यदि ऐसा समूह जुड़ा होता है तो पूर्व लग्न के रूप में आइसो का प्रयोग किया जाता है। आइसो का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए CH3 CH CH3 CH2 CH3 ये कोई कार्बनिक पदार्थ है और इसका नाम लिखना है रूट पद्धति के अनुसार, तो इसके एक सिरे पर ये समूह जुड़ा हुआ है इस तरह से। तो टोटल कार्बन अपन गिन लेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया तो आइसोपेंटेन, इसका नाम हो गया आइसोपेंटेन। पूर्व लग्न के रूप में आइसो जो होता है वो लिख दिया जाता है तो आइसोपेंटेन इसका नाम हो गया। इसी प्रकार से किसी कार्बन परमाणु की श्रृंखला के एक सिरे पर यदि इस तरह का कोई समूह जुड़ा हुआ होता है, इस तरह का कोई समूह यदि इसके जुड़ा हुआ होता है तो उसके पूर्व लग्न के रूप में नियो का प्रयोग किया जाता है। नियो जैसे एग्जांपल के लिए CH3 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 ये आ गए। अगर इसका नाम लिखना है तो कार्बन परमाणु 1 2 3 4 5 हो गए, 5 हो गए तो इसका नाम लिखेंगे नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। इस तरह से रूट पद्धति के अनुसार कार्बनिक यौगिक जो भी होते हैं उसका नाम जो होता है वो लिखा जाता है। इसके अलावा नंबर 2 कार्बनिक यौगिकों की दूसरी नामकरण की पद्धति होती है, वो होती है व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति, तो व्युत्पन्न पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण जो है वो किस प्रकार से किया जाता है कि जो सरल यौगिक होता है उसके व्युत्पन्न से ही जनक यौगिक का नाम जो होता है वो पूर्व लग्न के रूप में जोड़ करके और उसका नाम जो होता है वो लिखा जाता है। जैसे एल्केन का जनक यौगिक मेथेन होता है, एल्कीन का जनक यौगिक एथीन होता है, एल्काइन का जनक यौगिक जो होता है वो एथाइन होता है, एल्कोहल का जनक यौगिक जो होता है वो कार्बिनोल होता है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन को इसका नाम लिखना है और व्युत्पन्न पद्धति के अनुसार इसका नाम अपन को लिखना है। ये इसका सरल यौगिक जो होता है तो ये मेथिल हो गया, ये मेथिल हो गया, ये मेथिल हो गया, तो इसका नाम हो गया ट्राईमेथिले मेथेन। ट्राईमेथिल मेथेन एक कार्बन है तो मेथेन हो गया ट्राईमेथिले मेथेन, इसका नाम हो गया। इसी तरह से यदि कोई कार्बन परमाणु ये कोई श्रृंखला CH3 CH2OH है, इसका नाम लिखना है तो ये एल्कोहल है, कार्बिनोल हो गया तो मेथिल कार्बिनोल, इसका नाम हो गया मेथिले कार्बिनोल। इस तरह से इनका नाम जो होता है वो व्युत्पन्न पद्धति के अनुसार लिखा जाता है। तीसरी पद्धति है
कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की IUPAC पद्धति, IUPAC पद्धति, जिसका हिंदी में पूरा नाम होता है अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन संघ। अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन संघ, अंग्रेजी में इसका पूरा नाम हो गया इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका पूरा नाम हो गया। IUPAC पद्धति के अनुसार यदि एक कार्बन परमाणु होता है, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एक बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोप लिखा जाता है, 4 को ब्यूट लिखा जाता है और 5 को पेंट लिखा जाता है, 6 को हेक्स लिखा जाता है, हेक्स, और 7 को हेप्ट लिखा जाता है और 8 को ऑक्ट लिखा जाता है, ऑक्ट, और 9 को मैन लिखा जाता है और 10 को डेट लिखा जाता है। इस तरह से 10 कार्बन परमाणु तक एक कार्बन होता है मेल, 2 होता है एक, 3 होता है प्रोप, 4 होता है ब्यूट, 5 होता है पेंट, 6 होता है हेक्स, 7 होता है हेप्ट, 8 होता है ऑक्ट, 9 होता है नॉन और 10 होता है तो डेट लिखा जाता है। IUPAC पद्धति के अनुसार कार्बनिक यौगिकों के 2 नाम होते हैं, एक होता है पूर्व लग्न, जिनका प्रयोग होता है वो पूर्व लग्न के रूप में किया जाता है, यानी कि कार्बन परमाणु की श्रृंखला में यदि साइड में निकले हुए समूह होते हैं तो उनको प्रतिस्थापी कहते हैं। तो प्रतिस्थापियों का नाम जो होता है वो पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाता है। जैसे Cl को लिखते हैं क्लोरो, Br ब्रोमो, फ्लोरो, CH3 मेथिले, C2H5 एथिले, NO2 नाइट्रो, ये सभी प्रतिस्थापी हैं और इन प्रतिस्थापियों का नाम जो होता है वो पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाता है। दूसरा होता है बी, ये होता है अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब होता है बाद में जुड़ने वाले। जैसे एक कलबंध है, मान लो एग्जाम्पल के लिए एक कलबंध है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो इस स्थिति में एन का अनुलग्न का प्रयोग किया जाएगा। यदि द्विबंध है यानी एल्कीन है तो इन का प्रयोग किया जाएगा, और यदि त्रिबंध है तो आयन का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से पूर्व लग्न प्रतिस्थापियों को लिखा जाता है, अनुलग्न में एल्केन का अनुलग्न एन, एल्कीन का इन और एल्काइन का आयन जो होता है वो पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाता है। अब IUPAC पद्धति के अनुसार अगर अपन इनके उदाहरण लें तो जैसे CH3 है, CH2 है, CH और ये CH3 है, ये CH2 CH3, ये कोई कार्बनिक पदार्थ है और IUPAC पद्धति के अनुसार इसका नाम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे अपन? सबसे पहले लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला का चयन करेंगे। ये सबसे लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला हो गई, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन है। अब फिर नंबर 2 पर कार्बन परमाणु का अंकन करेंगे। 1 2 3 ये प्रतिस्थापी हो गया, 1 2 3 पर प्रतिस्थापी, 1 2 3 पर है तो अंकन किधर से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, 3 पर मेथिल है तो अपन पूर्व लग्न में लिखेंगे 3 मेथिले। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन का पेंट होता है, एक कार्बन होता है एन है, 3 मेथिल पेंटेन। इसका नाम हो गया 3 मेथिले पेंटेन। एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं मैं, छोटा सा उदाहरण C2H6 है। C2H6 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है तो हो गया 8 और एक कार्बन है तो लग गया एन। 8 + n बराबर क्या नाम हो गया? एथेन।
इसी तरह से 3 का आत्मा तो प्रोप प्लस एन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से इनका नामकरण जो होता है IUPAC पद्धति के अनुसार किया जाता है। तो कार्बनिक पदार्थों के नामकरण की मुख्य रूप से 3 पद्धतियां होती हैं, जिसमें पहली होती है रूढ़ पद्धति या साधारण पद्धति, दूसरी होती है व्युत्पन्न पद्धति और तीसरी होती है IUPAC पद्धति। तो इस तरह से कार्बनिक यौगिकों का नाम जो होता है लिखा जाता है। आगे का नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।